रिश्तों में जब शक घर कर जाता है तो प्यार भी सवालों में घिर जाता है। हर मुस्कान के पीछे ढूंढा जाता है राज और हर चुप्पी बन जाती है साजिश का अंदाज। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, शक कभी कभी किसी वजह से नहीं बल्कि खुद के डर और असुरक्षा से जन्म लेता है, लेकिन इसका असर उस इंसान पर भी पड़ता है जो पूरी सच्चाई से आपके साथ जुड़ा था। वो इंसान टूट जाता है, बार बार सफाई देते हुए थक जाता है, और जब रिश्ता सवाल बन जाता है तब जवाब भी मायने नहीं रखते। आज हम ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो शक की बुनियाद पर आधारित है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कथा प्राचीन युग की है, जब एक व्यापारी जिसका नाम रामलाल था, चंदनपुर नामक एक समृद्ध नगर में निवास करता था। रामलाल का कारोबार अत्यंत विस्तृत और दूर दूर तक फैला हुआ था। व्यापार की उन्नति और विस्तार हेतु उसे अक्सर विभिन्न देशों और प्रदेशों की यात्राएं करनी पड़ती थीं। यात्राएं न केवल लंबी होती थीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इस व्यापारी का विवाह अनुप्रिया नाम की एक अत्यंत रूपवती युवती से हुआ था। अनुप्रिया अपनी अनुपम सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उसका सौंदर्य पूर्णिमा के चंद्रमा की चमक के समान था। पूरे नगर में उसकी समान रूप राशि वाली कोई अन्य महिला नहीं थी। रामलाल अपनी इस अद्वितीय पत्नी को पाकर अत्यंत प्रसन्न था और स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली मानता था। परंतु विवाह के कुछ ही दिनों बाद उसे अपने व्यवसाय के सिलसिले में अन्य देश की यात्रा पर जाना पड़ा। नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन व्यापार की जिम्मेदारियां निभाना भी उतना ही आवश्यक था। उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही अपनी यात्रा समाप्त कर लौट आएगा। इस प्रकार वह अपने व्यापारिक कार्यों के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरे नगर पहुंचने पर उसने वहां के व्यापारियों से भेंट की और विभिन्न प्रकार के व्यापारिक सामान खरीदे। उसने अपने सारे कार्य शीघ्रता से निपटाए ताकि वह जल्द से जल्द अपनी प्रिय पत्नी के पास लौट सके। लगभग 10 दिनों तक उस नगर में ठहरने के बाद उसने वापसी की यात्रा आरंभ की। 15 दिनों के भीतर वह अपनी पत्नी के पास वापस आ गया। उसके आने पर उसकी पत्नी अनुप्रिया ने उदासी भरे स्वर में कहा, आपके बिना यह 10 दिन मेरे लिए अत्यंत अकेलेपन से भरे रहे। इस घर में न तो कोई परिवार का सदस्य है और न ही कोई संतान जिससे मैं अपने मन की बातें साझा कर सकूं। इस कारण यह घर मुझे सूना और नीरस प्रतीत होता है। व्यापारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुप्रिया, मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस अकेलेपन को दूर करने का कोई उपाय खोजूंगा। इसके बाद व्यापारी अपने साथ लाए हुए सामान को बेचने के लिए बाजार चला गया और अपनी दुकान पर जाकर बैठा। उसने वहां अपना अधिकांश सामान बेच दिया और अच्छा मुनाफा अर्जित किया। परंतु एक बात बार बार उसके मन को व्यथित कर रही थी। वह सोच रहा था कि अपनी पत्नी के अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि व्यवसाय के कारण तो उसे बार बार घर से दूर जाना ही पड़ेगा। कई दिनों तक इस चिंता में डूबे रहने के बाद एक दिन व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसने बाजार में से गुजरते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था। उस पिंजरे में एक अत्यंत आकर्षक और सुंदर तोता बैठा हुआ था। व्यापारी ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति वास्तव में एक बहेलिया था जो पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचने का कार्य करता था। व्यापारी ने उससे कहा, भाई, यह तोता बहुत प्यारा और आकर्षक दिखता है, क्या तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो? बहेलिये ने तुरंत उत्तर दिया, जी हां हुजूर, हमारा काम ही यही है। हम पक्षियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर इस तोते की कीमत क्या है? बहेलिये ने उत्तर दिया, हुजूर, इस तोते की कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर व्यापारी चकित होकर बोला, क्या 50 स्वर्ण मुद्राएं? यह कीमत तो बहुत अधिक है। बहेलिये ने समझाते हुए कहा, हुजूर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह अत्यंत बुद्धिमान और समझदार तोता है। यह न केवल मनुष्यों की तरह बोल सकता है बल्कि आपकी बातों को समझ भी सकता है। बहेलिये की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह इस अद्वितीय तोते को खरीदकर अपनी पत्नी को उपहार में दे दे। जब वह व्यापारिक यात्राओं पर जाएगा तो उसकी पत्नी इस तोते से बातें करके अपना अकेलापन दूर कर सकेगी। इस विचार से व्यापारी उत्साहित हो गया। उसने बहेलिये से कहा, ठीक है,
मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर इस अद्भुत और बोलने वाले तोते को खरीदने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार व्यापारी ने 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस तोते को खरीद लिया। तोते को सौंपते हुए बहेलिये ने कहा, सेठ जी, मैं आपको इस नायाब तोते के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह तोता अत्यंत बहुमूल्य है, लेकिन इसे बहुत देखभाल और सावधानी की आवश्यकता होती है। इसे आप पिंजरे में अवश्य रखें, लेकिन दिन में कुछ समय के लिए इसे पिंजरे से बाहर भी छोड़ना जरूरी है। अगर इसे लंबे समय तक पिंजरे में बंद रखा गया तो यह बेचैन और व्यथित हो सकता है। व्यापारी ने बहेलिये की बात सुनकर चिंता प्रकट की और कहा, भाई, यदि मैं इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालूं तो यह उड़कर कहीं दूर चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे में इसे बाहर निकालने का कोई लाभ नहीं दिखता। इस पर बहेलिये ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, सेठ जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। यह तोता थोड़ी देर बाहर ताजी हवा का आनंद लेने के बाद स्वयं ही वापस पिंजरे में लौट आएगा। लेकिन यदि आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो यह परेशान हो जाएगा और धीरे धीरे अस्वस्थ हो सकता है, यहां तक कि यह मर भी सकता है। व्यापारी ने बहेली की सलाह मानते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे समय समय पर बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। शाम को जब व्यापारी अपनी दुकान का कार्य समाप्त कर घर पहुंचा तो उसने उस तोते को अपनी पत्नी अनुप्रिया के सामने प्रस्तुत किया। तोता दिखाते हुए उसने कहा, देखो अनुप्रिया, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लेकर आया हूं। अनुप्रिया ने आश्चर्य से पूछा, भला मैं इस तोते का क्या करूंगी? यह तो केवल एक पक्षी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए समझाया, नहीं अनुप्रिया, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह एक अत्यंत बुद्धिमान और विशेष तोता है जो मनुष्यों की भांति बोल सकता है। जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाऊंगा तब तुम इस तोते से बातें करके अपना मन बहला सकोगी। इससे तुम्हें अकेलेपन का अनुभव भी नहीं होगा। अनुप्रिया यह सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, यदि यह सच में ऐसा है तो यह तोता वास्तव में अद्भुत है। मुझे आपका यह तोहफा बेहद प्रिय लगा। व्यापारी ने फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा, अनुप्रिया, इस तोते की देखभाल का एक विशेष तरीका है। इसे दिन में एक बार कुछ समय के लिए पिंजरे से बाहर निकालना जरूरी है ताकि यह ताजी हवा में उड़ सके। थोड़ी देर बाद यह स्वयं ही पिंजरे में लौट आएगा। यदि ऐसा न किया गया तो यह बेचैन होकर बीमार पड़ सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। उसने अपनी पत्नी को यह सब विस्तार से समझा दिया। इसके बाद जब भी व्यापारी व्यापारिक कारणों से कहीं दूर जाता, अनुप्रिया उस तोते से बातें करके अपना मन बहलाती। वह नियमित रूप से दिन में एक बार तोते को पिंजरे से बाहर निकालती और तोता कुछ समय तक घर के आसपास उड़ने के बाद स्वयं ही पिंजरे में लौट आता। अब अनुप्रिया को अकेलापन महसूस नहीं होता था और वह तोते के साथ समय बिताने लगी। कुछ समय इसी तरह बीता। एक बार व्यापारी को फिर से अपने व्यापारिक काम के लिए किसी अन्य देश की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इस बार उसे अपनी यात्रा में अधिक समय लग गया। इसी बीच कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वह तोता अचानक घर के बाहर एक बड़े पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। वहां से उसने मनुष्यों की भाषा में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तोता कह रहा था, सौदागर की पत्नी विश्वासघाती है। यह स्त्री अपवित्र और आचरणहीन है। इसने सौदागर के साथ बड़ा छल किया है। इसे घर से निकाल दो। यह सुनकर लोग अचंभित रह गए। सुबह सुबह जो भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे से गुजरता, तोता वही बातें दोहराने लगता। सौदागर की पत्नी विश्वासघाती है। यह स्त्री अमंगलकारी है। तोता बार बार यही कहता रहा। जैसे ही एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से गुजरा, उसने तोते की बातें सुनी और हैरानी से वहीं रुक गया। वह जिज्ञासा पूर्वक पेड़ की ओर देखने लगा जहां वह तोता बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने जब तोते को पकड़ने का प्रयास किया तो वह उड़कर कुछ दूरी पर जाकर बैठ गया और वही बातें फिर से जोर जोर से बोलने लगा। सौदागर की पत्नी विश्वासघाती है। यह अन्य पुरुषों को अपने घर बुलाती है। तोते की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति भयभीत हो गया और सोचने लगा कि यह कैसा विचित्र पक्षी है जो इस घर की महिला के निजी रहस्य सबके सामने उजागर कर रहा है। वह व्यक्ति वहीं खड़ा सोच रहा था कि इतने में कुछ और लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों खड़े हो? कहीं तुम इस घर में झांकने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यह कोई सही आदत नहीं है। वह व्यक्ति सफाई देते हुए बोला, मैं पहली बार इस इलाके में आया हूं और किसी के घर में झांकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह किसका घर है? इसके बाहर यह तोता बैठा है और जोर जोर से अपनी मालकिन के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहा है। यह तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो मैं आप सबके सामने दोहरा भी नहीं सकता। वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा,
यह घर व्यापारी रामलाल का है। वह हमारे नगर का एक बहुत ही ईमानदार और भला व्यक्ति है। आज तक उसने किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया। वह अपनी पत्नी अनुप्रिया के साथ यहीं रहता है। जैसे जैसे लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, तोते ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुल्लटा है और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती है। ये बातें सुनकर वहां खड़े लोग भी दंग रह गए। वे कहने लगे, अरे यह तोता कितना मासूम दिखता है, लेकिन जो कुछ भी कह रहा है वह शायद सच ही है। यह वही दोहराता है जो देखता और सुनता है। निश्चित ही व्यापारी की पत्नी ने कुछ अनुचित कार्य किया होगा, तभी यह तोता बार बार ऐसी बातें कह रहा है। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे मोहल्ले और बस्ती में फैल गई। हर कोई कहने लगा कि व्यापारी की पत्नी विश्वासघाती और चरित्रहीन है। इसका असर यह हुआ कि बस्ती के लोग अब उस घर से दूरी बनाने लगे। यहां तक कि पुरुषों ने अपनी पत्नियों को अनुप्रिया के घर जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर व्यापारी की पत्नी इस स्थिति से अत्यधिक व्यथित हो गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बस्ती के लोग, खासकर महिलाएं, उसके घर आना जाना बंद कर चुकी थीं। हर सुबह वही तोता व्यापारी के घर के बाहर वाले पेड़ पर बैठ जाता और जोर जोर से वही बातें दोहराता। व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कहने के बाद तोता फिर गायब हो जाता। किसी को यह नहीं पता था कि वह तोता आखिर कहां चला जाता है। इस बीच पूरे नगर में यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि व्यापारी की पत्नी गलत आचरण की है और इसी कारण उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। वास्तव में व्यापारी इस बार अपने व्यापार के सिलसिले में बहुत लंबी यात्रा पर गया हुआ था। उसे गए हुए 1 वर्ष हो चुका था और उसकी गैर मौजूदगी में यह सारी घटनाएं घटित हो रही थीं। इसी दौरान नगर में व्यापारियों का एक बड़ा काफिला आकर ठहरा। इस काफिले के साथ यह समाचार भी आया कि व्यापारी रामलाल आखिरकार अपने नगर लौट रहा है। वर्ष के बाद वह अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और उसके घर की प्रतिष्ठा पर इतनी बड़ी चोट आ चुकी है। व्यापारी नगर में पहुंचा तो लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और उससे मिलने के लिए उसके पास आने लगे। कई लोगों ने उसे ताना देते हुए कहा, कहां थे तुम इतने दिनों तक? तुम्हें अपने घर और अपनी जिम्मेदारियों का कुछ भी ध्यान है या नहीं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे क्या कुछ हो रहा है? कुछ ने तो यह भी कह दिया, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को साथ ले जाते, कम से कम वह अकेली तो नहीं रहती। व्यापारी इन तानों और बातों को सुनकर भीतर ही भीतर क्रोधित हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा और किसी को कुछ नहीं कहा। वह अपने परिवार के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर लाया था। जब वह अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने ऐसा कुछ देखा कि कुछ ही देर में घर से उसके चिल्लाने और गुस्से से भरी आवाजें आने लगीं। वह अपनी पत्नी पर बरसते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें हमेशा एक नेक दिल, समझदार और शालीन स्त्री समझा था, लेकिन तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें इतना विश्वसनीय मानता था, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि तुम विश्वास के योग्य नहीं हो। उसकी चीखें और क्रोध से भरे शब्द सुनकर पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो गए। उसी समय घर के बाहर बैठा तोता जोर जोर से वही बातें चिल्लाने लगा, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, यह कुल्लट्टा है। इन शब्दों ने माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। अब व्यापारी ने ठान लिया था कि इस मामले को गांव के सरपंच के सामने ले जाकर सुलझाया जाएगा। उस गांव का सरपंच एक अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विवेकशील व्यक्ति था। जब भी गांव के लोगों को कोई समस्या होती, वे सरपंच के पास जाते और वह हमेशा अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल देता। गांव के लोग सरपंच का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात को मानते थे। व्यापारी उसी समय सरपंच के घर पहुंचा। उसकी परेशानी उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। साथ में उसका तोता भी मौजूद था। वहां पहले से ही 2-3 लोग बैठे थे। जब उन्होंने तोते को देखा तो उसे पहचान लिया और कहने लगे, यह तो वही तोता है जिसने अपनी मालकिन के बारे में पूरे नगर में बातें फैलाईं और उसकी बदनामी कर दी। उनकी बातें सुनकर सरपंच गंभीर हो गए और बोले, आप लोग सोच समझकर बोलें, बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर आरोप लगाना सरासर गलत है। यह सुनकर वहां खड़े लोग थोड़े शांत हो गए। वह व्यक्ति सफाई देते हुए बोला, सरपंच जी, हमने केवल वही कहा है जो हमने सुना है। इस तोते ने स्वयं सबके सामने यह बातें कही हैं और नगर के लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं। सरपंच अब थोड़ा नाराज हो गए और बोले, आप लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी के चरित्र पर आरोप नहीं लगा सकते। इस तरह की अफवाहें फैलती हैं
और यह सब आप जैसे लोगों की वजह से होता है। तभी वह तोता सरपंच की ओर देखकर बोला, सरपंच जी, आपको मेरा प्रणाम। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह बात तोते ने बार बार दोहराई। सरपंच हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तोता उड़कर उनके हाथ पर जा बैठा। वह बार बार अपनी चोंच से सरपंच का हाथ चूमने लगा। सरपंच उसकी इस हरकत से और भी चकित हो गए। तोते की यह अनोखी हरकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रिय दर्शकों, सरपंच यह सब देखकर मुस्कुराने लगे कि उनके सामने ऐसा तोता था जो इतनी स्पष्टता और सहजता से मनुष्यों की भाषा बोल सकता था। यह उनके लिए अत्यंत विलक्षण दृश्य था। सरपंच ने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। तोते की बातों और उसकी हरकतों से सरपंच इतने प्रभावित हुए कि कुछ देर के लिए असली मुद्दा भूल ही गए। तभी उनकी नजर व्यापारी पर पड़ी, जो चिंतित और उदास दिख रहा था। सरपंच ने उसकी ओर देखकर पूछा, सेठ जी, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? और हां, यह तोता तो वास्तव में अद्भुत है। अगर मैं इसे आपसे खरीदना चाहूं तो आप इसके लिए कितनी कीमत मांगेंगे? सरपंच की बात सुनकर व्यापारी गंभीर स्वर में कहने लगा, सरपंच जी, यह तोता मेरे द्वारा पाला गया है। मैंने इसे एक बहेलिये से खरीदा था। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब भी मैं व्यापार के काम से बाहर जाऊं तो यह मेरी पत्नी के साथ बातें करके उसका अकेलापन दूर करे। लेकिन आज मैं आपके पास एक बहुत गंभीर समस्या लेकर आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका समाधान अवश्य करेंगे। सरपंच और वहां खड़े अन्य सभी लोग व्यापारी की ओर देखने लगे। उसकी हालत देखकर यह स्पष्ट था कि वह भीतर से बेहद व्यथित और टूट चुका था। सरपंच ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, सेठ जी, बताइए ऐसा क्या हुआ है जो आपको यहां तक लाया है? अपनी समस्या विस्तार से बताइए। व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, सरपंच जी, मैं एक व्यापारी हूं और अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों और देशों की यात्रा करता हूं। मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी अकेली पड़ जाती थी, इसलिए मैंने उसका मन लगाने के लिए यह तोता खरीदा। यह वही तोता है जो आपके सामने बैठा बातें कर रहा है। लेकिन इस बार मेरी यात्रा कुछ अधिक लंबी हो गई। मुझे इस बार लौटने में 1 वर्ष का समय लग गया। थोड़ी देर रुककर व्यापारी ने आगे कहा, सरपंच जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरी शक्ल सूरत भी साधारण है, लेकिन मेरी शादी जिस स्त्री से हुई वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा था तो मैं चकित और घबराया हुआ था। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति की शादी इतनी सुंदर स्त्री से कैसे हो गई। यह प्रश्न बार बार मेरे मन को विचलित करता रहा। मैंने अपनी यह चिंता अपने रिश्तेदारों से साझा की तो उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी शादी इतनी रूपवती स्त्री से हुई है। हालांकि जब भी मैं खुद को आईने में देखता मुझे यही लगता कि मैं एक साधारण आदमी हूं, जबकि मेरी पत्नी किसी अप्सरा जैसी लगती है। मैं यह समझ नहीं पाया कि उसके परिवार ने उसकी शादी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से क्यों कर दी। व्यापारी की बातों से उसकी आत्मग्लानि और असुरक्षा साफ झलक रही थी। वहां खड़े सभी लोग उसकी कहानी सुनकर गंभीर हो गए। सरपंच उसकी बातों को ध्यान और सहानुभूति से सुन रहे थे। व्यापारी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें इतनी सुंदर और गुणवान पत्नी मिली है तो उसकी कद्र करो। तुम्हारी अपनी खूबियां भी कम नहीं हैं। तुम अच्छा कमाते हो, अपने परिवार की देखभाल करते हो और यही कारण है कि लड़की वालों ने तुम्हें चुना है। उन्होंने मुझसे कहा कि शक्ल सूरत से अधिक महत्वपूर्ण इंसान का स्वभाव और उसका चरित्र होता है। उनकी बातों से मुझे कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर बना रहा। वह बार बार यही दोहरा रहा था, मालिक, आपकी पत्नी विश्वासघाती है। वह पराये पुरुषों को इस घर में बुलाती है। उसकी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगीं और मेरे शक को और गहरा कर गईं। मेरी पत्नी, जो मेरे लौटने पर खुश होने के बजाय बेचैन और घबराई हुई दिख रही थी, मुझसे कहने लगी, आप अचानक आ जाएंगे। मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर आप मुझे पहले से पत्र लिख देते तो मैं आपके स्वागत की कुछ तैयारी कर लेती। लेकिन उसकी इन बातों ने मुझे और अधिक क्रोधित कर दिया। जब वह मेरे पास आने लगी तो मैंने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। व्यापारी ने अपने क्रोध और पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा, मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? इस कमरे में और कौन था? सच सच बताओ। मैं बौखलाया हुआ कमरे के हर कोने को खंगालने लगा।
सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा, जैसे मैं अपना आप खो बैठा हूं। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी आवाज मैंने सुनी थी। मेरे भीतर का शक अब यकीन में बदल चुका था कि मेरी गैर मौजूदगी में वह अपने प्रेमी को घर बुलाती रही है। यह कहते कहते व्यापारी का गला भर आया और उसने अपना सिर झुका लिया। यह सब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान और निशब्द रह गए। उनके चेहरों पर गहरी चिंता और अविश्वास की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। व्यापारी का वफादार तोता कभी सरपंच को देखता तो कभी अपने मालिक को। सरपंच ने तोते की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा मालिक जो कह रहा है क्या वह सच है? तुमने कमरे में क्या देखा? सच सच बताओ। तोते ने इंसानों की भाषा में बोलते हुए कहा, सरपंच जी, मैं अपने मालिक का अत्यधिक वफादार हूं। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन उनके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। मैंने वही देखा और सुना है जो अब तक बताया गया है। तोते की स्पष्ट और ठोस बातों ने सरपंच और वहां खड़े सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। सरपंच हैरानी से सोचने लगे, आखिर यह तोता इतनी साफ और स्पष्ट भाषा में कैसे बोल सकता है? उन्होंने कहा, तोते तो वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन यह तोता तो नई नई बातें कह रहा है। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। वहां खड़े कुछ लोगों को संदेह होने लगा कि इस तोते पर किसी आत्मा या अज्ञात शक्ति का प्रभाव हो सकता है। इसी कारण वह इतनी अजीब बातें कर रहा है, क्योंकि कोई भी पक्षी इतनी सटीक भाषा में बात नहीं कर सकता। तोता अपनी बात बार बार दोहराने लगा और सरपंच को वही सब बताने लगा जो अब तक वह व्यापारी से कह चुका था। सरपंच उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए गहरी सोच में डूब गए। अब मामला और भी उलझा हुआ लगने लगा। वहां खड़े लोग भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि सत्य क्या है और झूठ क्या। सरपंच ने गहरी सांस ली और व्यापारी की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो तुम अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? खैर, अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी ने वास्तव में तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है या यह सब तुम्हारी कल्पना और नासमझी है। चिंता मत करो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। व्यापारी, जो पहले से ही बहुत परेशान और हताश था, सरपंच से विनम्र स्वर में बोला, सरपंच जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस समस्या का समाधान करें। अगर आप इस उलझन को सुलझा देंगे तो मैं अपना यह तोता आपको भेंट में दे दूंगा। यह मेरा वादा है। सरपंच मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, अब यह तोता तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी के साथ रहो, लेकिन याद रखना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। सच्चाई बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। व्यापारी सरपंच की बात सुनकर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उसने उनकी बात मानने का निश्चय किया। व्यापारी ने कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। इतना सुनते ही तोता, जो अब तक चुपचाप व्यापारी के कंधे पर बैठा था, अचानक उड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सरपंच ने सतर्कता दिखाई और झपटकर तोते को पकड़ लिया। पास में रखा एक पिंजरा जो पहले से तैयार था, उसमें तोते को बंद कर दिया। पिंजरे में बंद होते ही तोता जोर जोर से चिल्लाने और फड़फड़ाने लगा। वह चिल्ला रहा था, मुझे मेरे मालिक के साथ जाने दो। मालिक, मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन व्यापारी, जो अब सरपंच की बात मानकर जाने के लिए तैयार था, धीरे धीरे वहां से चला गया। सरपंच ने मन ही मन अपनी योजना स्पष्ट कर ली। उन्होंने सोचा, आज रात मैं खुद व्यापारी के घर जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। यह तोता सच बोल रहा है या केवल आधा सच और आधा झूठ, यह जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन तभी सरपंच ने देखा कि तोता पिंजरे में जोर जोर से शोर मचाए जा रहा था। सरपंच ने अपनी पत्नी को पिंजरा सौंपते हुए कहा, यह तोता बहुत चतुर और शातिर है। इसे ध्यान से रखना, इसे संभाल कर रखना और ध्यान देना कि यह पिंजरे से बाहर ना निकल सके। खास तौर पर यह सुनिश्चित करना कि इसे इस बात का जरा भी अंदाजा न लगे कि हमारे घर से व्यापारी के घर का रास्ता कौन सा है। मुझे शंका है कि यह उड़कर वहां भाग सकता है, सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने अपना भेष बदला ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और व्यापारी के घर की ओर निकल पड़े। चूंकि व्यापारी ने पहले ही अपना घर बता दिया था, इसलिए रास्ता ढूंढने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। घर के करीब पहुंचकर सरपंच ने सतर्कता से उस घर का मुआयना किया। यह एक शानदार और भव्य भवन था, जिसकी बनावट और साज सज्जा यह स्पष्ट कर रही थी कि व्यापारी ने अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा
इस पर खर्च किया होगा। सरपंच ने घर के चारों ओर एक चक्कर लगाया और महसूस किया कि अंदर प्रवेश करने का सबसे सुरक्षित तरीका चुनना होगा। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने यह तय किया कि घर की दीवार फांदकर भीतर जाना ही सबसे बेहतर होगा। अब अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरपंच पूरी तरह तैयार थे। सरपंच यह भली भांति जानते थे कि किसी के घर की दीवार फांदकर अंदर जाना और पति पत्नी के निजी वार्तालाप को सुनना नैतिक और कानूनी रूप से गलत है, लेकिन वे केवल व्यापारी और उसके तोते की बातों पर विश्वास करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने ठान लिया कि वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। दीवार फांदकर जब वे घर के भीतर दाखिल हुए तो चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई भी उपस्थित न हो। लेकिन तभी उन्हें कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें व्यापारी और उसकी पत्नी की थीं, जो आपस में गंभीर चर्चा कर रहे थे। सरपंच उन दोनों की बातचीत सुनने के लिए धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचे। उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे अंदर की गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं और बातचीत भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। सरपंच ने वहां रुककर उनकी बातें ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच व्यापारी की पत्नी दोषी है या यह सब व्यापारी के दिमाग का भ्रम मात्र है। कुछ समय तक वहां खड़े रहने के बाद सरपंच को लगा कि ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी को यह संदेह हो सकता था कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है। इसलिए वे उतनी ही सतर्कता से वापस दीवार फांदकर लौट आए। अगली सुबह सरपंच अपने आंगन में बैठे हुए थे जब व्यापारी वहां पहुंचा। व्यापारी ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, जैसा आपने कहा था, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। मैंने उसे यह यकीन दिलाया कि यह सब मेरी गलतफहमी थी और उसकी सारी कथित गलतियों को माफ कर दिया। सरपंच ने उसकी बात सुनकर हल्की सी सहमति में सिर हिलाया। उसी समय एक सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध, जिसकी उम्र करीब 90 वर्ष थी, वहां आ गया। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और सरपंच से पूछा, सरपंच जी, यह सज्जन कौन है? सरपंच ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह पक्षियों के विषय में गहन ज्ञान रखने वाले एक बड़े विद्वान हैं। वे पक्षियों की भाषा को समझने में माहिर हैं और उनके स्वभाव के हर पहलू को जानते हैं। यहां तक कि पक्षी के मन में क्या चल रहा है यह भी समझने में सक्षम है। मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि इस मामले की सच्चाई सामने आ सके। व्यापारी ने थोड़ी उलझन में पूछा, लेकिन इससे यह कैसे पता चलेगा कि मेरी पत्नी का प्रेमी कौन है और क्या वह सचमुच मुझे धोखा दे रही है? उसी समय सरपंच की पत्नी वह तोता लेकर आ गई जिसे पिंजरे में बंद किया गया था। जैसे ही तोते को कमरे में लाया गया, उसने जोर से बोलना शुरू कर दिया, यह व्यापारी की पत्नी विश्वासघाती है, यह कुलट्टा है और घर में पराए मर्दों को बुलाती है। तोते की इन बातों को सुनकर व्यापारी का गुस्सा फिर भड़क उठा। वह सरपंच से कहने लगा, सरपंच जी, मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी पत्नी को खत्म कर दूं। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। सरपंच ने उसे शांत करने की कोशिश की और संयम भरे स्वर में समझाया, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। इस दौरान सरपंच के दिमाग में व्यापारी और उसकी पत्नी की रात की बातचीत की स्मृतियां तैरने लगीं। वह दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमने लगा जब रात में व्यापारी की पत्नी बेहद घबराई हुई एक कोने में बैठी थी और अपने पति से कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेईमानी नहीं की, कृपया मुझे सजा मत देना। उस समय व्यापारी ने अपनी पत्नी से बहुत ही शांत और नरम लहजे में बात की थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सरपंच, जो अब अपने घर लौट आए थे, व्यापारी की पत्नी के व्यवहार और चरित्र को लेकर गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे थे जिनका जवाब जल्द ही खोजना जरूरी था। सरपंच को चिंता थी कि कहीं व्यापारी अपने क्रोध और हताशा में मानसिक संतुलन न खो बैठे। दूसरी ओर वह वृद्ध विद्वान, जो पक्षियों के बारे में विशेष ज्ञान रखता था, बड़ी देर से उस तोते से बातचीत कर रहा था। वह हर बात को अत्यंत ध्यान और गंभीरता से सुन रहा था। जब भी तोता कुछ कहता, वह वृद्ध व्यक्ति सरपंच की ओर देखता और फिर गहन सोच में पड़ जाता। कुछ देर बाद विद्वान ने सरपंच को अलग कमरे में बुलाया और कहा कि वह तोते के व्यवहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता है। सरपंच ने यह सुनकर कहा, आप इस तोते को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद मुझे इसकी सच्चाई बताइए। वृद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह कहकर वह तोते को लेकर चला गया।
इसके बाद सरपंच ने अपनी पत्नी से कहा, तुम व्यापारी की पत्नी को बुलाकर लाओ, हमें उससे बात करनी होगी। कुछ समय बाद सरपंच की पत्नी वापस आई और कहा, व्यापारी की पत्नी यहां आने से मना कर रही है। उसका कहना है कि वह अपने पति की अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर सरपंच जी को कुछ बात करनी है तो वे स्वयं मेरे पास आएं। यह सुनकर सरपंच ने तुरंत अपना भेष बदला और साधु के रूप में व्यापारी के घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन व्यापारी की पत्नी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने दोबारा दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? मेरे पति घर पर नहीं है, आप यहां से चले जाएं। सरपंच यह सुनकर सोचने लगे कि यह स्त्री बहुत ईमानदार और मर्यादित प्रतीत होती है। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई, तब जाकर उसने दरवाजा खोला। सरपंच ने अंदर जाकर कहा, देखो बहन, अगर तुम मुझसे सब कुछ सच सच बताओगी तभी मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच इस मामले का सही निर्णय कर पाऊंगा। यह सुनकर वह स्त्री घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोली, सरपंच जी, वह तोता केवल एक साधारण पक्षी है, वह कुछ भी कह सकता है। उसकी बातों पर भरोसा कर मुझ पर शक मत कीजिए। आप मुझ पर इतने गंभीर आरोप मत लगाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। सरपंच ने उसे शांत करते हुए कहा, यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा विवाह से पहले किसी और के साथ कोई रिश्ता था, या क्या तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुमने अपने घर में किसी और को बुलाया था? उन्होंने जोड़ा, वह तो मासूम है, वह झूठ नहीं बोल सकता। उसने जो देखा वही कहा है। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी और अधिक घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर इतने घिनौने आरोप मत लगाइए। मेरे पति पहले से ही मुझसे नाराज हैं। सरपंच ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा पति मेरे पास भी आया था। उसने कहा कि वह गुस्से में आकर तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। मैंने ही उसे शांत किया और समझाया। अब तुम मुझसे सच सच कहो, मेरे सामने झूठ या मक्कारी नहीं चलेगी। अगर तुम सच बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। व्यापारी की पत्नी लगातार रो रही थी। उसकी चुप्पी से सरपंच को लगा कि वह या तो वास्तव में परेशान है या बहुत चालाकी से कुछ छिपा रही है। सरपंच सोचने लगे कि शायद वह स्त्री निर्दोष है, या फिर उसने व्यापारी से किसी मजबूरी में विवाह किया था और अब अपने पति से दूर रहने के कारण अपने प्रेमी को घर बुला लिया हो। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरपंच ने इस मामले को और गहराई से समझने का निर्णय लिया। अंत में उन्होंने महसूस किया कि व्यापारी की पत्नी से वह और कुछ नहीं जान पाएंगे, इसलिए वह वहां से लौट आए। जब सरपंच अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सारी घटनाएं और अपने विचार अपनी पत्नी के साथ साझा की। उनकी पत्नी ने कई तरह की सलाह दी, लेकिन सच अब भी स्पष्ट नहीं था। यह अनसुलझा रहस्य सभी को बेचैन कर रहा था। इस दौरान व्यापारी हर रोज सरपंच के घर के चक्कर लगाने लगा। वह कहता, सरपंच जी, कृपया मेरी मदद करें, मेरी जान इस औरत से बचाइए। अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। मैं इस धोखेबाज औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। उसके धोखे का गवाह एक पक्षी है। व्यापारी का गुस्सा और उसकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक सप्ताह बाद सरपंच ने उस वृद्ध विद्वान को बुलाया जो पक्षियों के बारे में गहरी जानकारी रखता था। जब वह विद्वान तोते को लेकर सरपंच के पास पहुंचा तो सरपंच ने व्यापारी और उसकी पत्नी को भी बुला लिया। इस बार तोते के पिंजरे पर एक कपड़ा ढंका हुआ था ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उसे देख न सके। इस पूरे मामले को देखने के लिए कई लोग वहां जमा हो गए थे। जैसे ही कपड़े को हटाया गया, तोता तुरंत व्यापारी की पत्नी को देखकर बोल पड़ा, यह मेरी पत्नी है और हमारी शादी हो चुकी है। अगर तू इसे मेरे पास नहीं लौटाएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। व्यापारी पूरी तरह से क्रोध में था। वह उग्र स्वर में चिल्लाते हुए बोला, यह सब बकवास है। तुम एक पक्षी हो और मेरी पत्नी एक इंसान। यह संभव है कि उसकी शादी तुमसे हुई हो। तोते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम चुप रहो, मैं कह रहा हूं कि उसकी शादी मुझसे हुई है। इसके बाद वहां और भी लोग इकट्ठा हो गए जो सरपंच के बुलावे पर वहां आए थे। व्यापारी अब सरपंच को घूरते हुए कहने लगा, सरपंच जी, मैं आपके घर के चक्कर काट काट कर थक गया हूं, लेकिन आपने अभी तक मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। व्यापारी का गुस्सा अब अपने चरम पर था। सरपंच ने शांत स्वर में व्यापारी से पूछा, ठीक है, पहले यह बताओ कि क्या तुम्हारे आसपास के लोग भी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? यह सुनकर मोहल्ले के लोग बोल पड़े,
सरपंच जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक अजीबोगरीब चोर आ गया था। जब हम रात में सोते थे तो वह हमारी कोई न कोई चीज चुरा ले जाता था। हम सभी परेशान थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चोर कौन है जो इतनी चालाकी से हमारी चीजें चुराने में सफल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, हमने अपने घरों की सुरक्षा के लिए चौकीदार भी रखे थे, लेकिन वह चोर इतनी चुपके और चालाकी से घरों में घुसता था कि हमें कभी उसकी भनक तक नहीं लगी। वह हमारी कीमती चीजें चुरा कर ले जाता था, जैसे सोने की अंगूठियां, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के समय चौपाल पर एक पोटली रखी मिली। जब हमने उसे खोला तो उसमें वह सारी चीजें थीं जो हमारे घरों से गायब हुई थीं। इस तरह हमारी खोई हुई चीजें वापस मिल गईं और हमने राहत की सांस ली। इसके बाद हमने इस घटना को भुला दिया। यह सब सुनकर व्यापारी की पत्नी अनुप्रिया का चेहरा भय और घबराहट से कांपने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं, जैसे वह किसी गहरे डर का सामना कर रही हो। सरपंच ने उसकी हालत देखी और धीरे से पूछा, अनुप्रिया, मोहल्ले के लोग अपनी सच्चाई बयां कर चुके हैं। अब बताओ, क्या तुम भी आगे की सच्चाई बताओगी या मुझे इसे उजागर करना पड़ेगा? यह सुनते ही अनुप्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बेहद घबराई हुई नजर आ रही थी। हालांकि व्यापारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि चोरियों का इन घटनाओं से क्या संबंध हो सकता है। वह उलझन में था और सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी धोखेबाज होने के साथ साथ एक चालाक चोर तो नहीं है। सरपंच ने व्यापारी को चुप रहने का इशारा किया और कहा, अनुप्रिया को अपनी बात कहने दो, वह खुद सच्चाई बताएगी। अनुप्रिया रोने लगी और तोते की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, जब मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे तो यह तोता मेरे पास छोड़ गए थे। उस समय मैं बेहद अकेली और डरी हुई थी। सोच रही थी कि इतने लंबे समय तक अकेले कैसे रहूंगी। धीरे धीरे इस तोते से मेरी बातचीत शुरू हुई और इसके साथ मुझे कुछ राहत महसूस होने लगी। फिर मुझे महसूस हुआ कि यह तोता मेरा साथी बन गया है। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि इसे दिन में एक बार पिंजरे से बाहर निकालना चाहिए ताकि यह ताजी हवा में सांस ले सके। इसीलिए मैं इसे हर दिन पिंजरे से बाहर निकाल देती थी। शुरू में तो यह थोड़ी देर में वापस आ जाता था, लेकिन बाद में यह पूरे दिन गायब रहने लगा और केवल शाम को लौटता था। मुझे यह समझ नहीं आता था कि यह कहां जाता था और क्या करता था। एक दिन मैंने इसे बगीचे में मिट्टी खोदते हुए देखा। मुझे कुछ शक हुआ। इसके जाने के बाद मैंने वह जगह खोदी तो वहां मुझे सोने की अंगूठियां, गहने और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिली। मैं तोते की इन हरकतों को देखकर डर गई और समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे इसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। इसके बाद मैंने देखा कि यह अक्सर अपने साथ कुछ न कुछ कीमती वस्तुएं लेकर आता था। कभी अंगूठी, कभी हार और कभी पायल। यह सारी चीजें कहीं न कहीं घर में छिपा देता था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन जब यह पिंजरे में वापस आया तो मैंने इसे सजा देने का निश्चय किया और इसे पिंजरे से बाहर नहीं निकाला। मैंने इसे डांटा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, लेकिन शायद पिंजरा ठीक से बंद नहीं हुआ था। यह चुपके से बाहर निकल आया और घर के बाहर लगे एक पेड़ पर बैठकर मुझ पर अजीब अजीब बातें कहने लगा। मैं और भी घबरा गई। फिर मैंने इसकी छुपाई हुई सारी चीजें एक पोटली में बांध दी और उन्हें गांव की चौपाल पर रख दिया ताकि जिसके भी वे सामान हों वे उन्हें ले जा सकें। जब मैं घर लौटी तो देखा कि यह तोता पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। अनुप्रिया की बात सुनकर वहां खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। व्यापारी अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सही क्या है। सरपंच ने गंभीरता से सब कुछ सुना और अब इस मामले को सुलझाने के लिए अंतिम निर्णय लेने का मन बना लिया। अनुप्रिया ने आगे कहा, इसने मुझ पर इतने जोर से हमला किया कि मेरी स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। अपनी चोंच और नुकीले पंजों से इसने मुझे इतनी बुरी तरह घायल किया कि मेरे कपड़े कई जगह से फट गए। मेरी हालत देखकर जब मेरे पति घर लौटे तो वह मुझे देखकर चौंक गए और समझ नहीं पाए कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। लेकिन इस पूरी घटना की असली वजह वही तोता था। तभी वह वृद्ध व्यक्ति जो पक्षियों का विशेषज्ञ था बोल पड़ा। उसने कहा, यह तोता बहुत ही चालाक और शातिर है। मैंने इसे पूरे एक सप्ताह तक अपने घर में रखा, इससे बातें की और इसकी पूरी सच्चाई उगलवा ली। तोता पहले चोरों के एक समूह के साथ रहता था। उन चोरों ने इसे बचपन से पाला और प्रशिक्षित किया था। उन्होंने इसे अपनी योजनाओं के तहत काम करना सिखाया और यहां तक कि बोलना भी सिखाया। यह वही करता था जो चोर इसे करने के लिए कहते थे। वृद्ध ने आगे कहा,
चोर अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए इस तोते का इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें किसी अमीर मोहल्ले में चोरी करनी होती तो वे इस तोते को किसी ऐसे व्यक्ति के पास बेच देते थे जिसके पास अच्छा घर हो। जिस बहेली ने इसे व्यापारी के पास बेचा था वह भी उन्हीं चोरों के गिरोह का सदस्य था। उसने व्यापारी को यह सलाह दी थी कि तोते को दिन में एक बार पिंजरे से बाहर निकालना चाहिए ताकि यह ताजी हवा में सांस ले सके और स्वस्थ रहे। लेकिन असल में जब यह तोता पिंजरे से बाहर निकलता था तो मोहल्ले में घूमकर यह जानकारी जुटाता था कि किसके पास कौन सी कीमती चीजें हैं और कौन सबसे धनी व्यक्ति है। फिर वह यह सारी जानकारी अपने चोर साथियों को दे आता था। शाम होते ही तोता अपनी जासूसी पूरी करके वापस पिंजरे में लौट आता था। जैसे ही रात होती, चोर जो पहले से ही तोते की दी हुई जानकारी का इंतजार कर रहे होते, आसानी से घरों में घुसकर चोरी करने लगते। जिन सामानों को वे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे वे उस तोते को सौंप देते थे। यह तोता उन चुराई हुई चीजों को व्यापारी के बगीचे में छुपा देता था ताकि किसी को इस बात का पता न चले। व्यापारी की पत्नी अनुप्रिया यह सब देख चुकी थी और समझ गई थी कि यह तोता कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी में शामिल था। अनुप्रिया ने महसूस किया कि इस तोते को जिंदा रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि अगर यह तोता जीवित रहा तो यह अपने चोर साथियों के साथ मिलकर इसी तरह चोरियां करवाता रहेगा। यह न केवल उनके जीवन में अशांति लाएगा बल्कि अनुप्रिया जैसी नेक और ईमानदार महिला की जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा। अब अनुप्रिया को यह लगने लगा कि इस तोते को जीवित रखने का कोई लाभ नहीं है और इसकी मौत ही सबसे उचित समाधान हो सकती है। इसी विचार के साथ उसने यह सुझाव दिया कि इस तोते को मार दिया जाना चाहिए। जब व्यापारी ने यह सुना तो उसने तुरंत झपटकर उस तोते को अपनी पकड़ में ले लिया। बिना समय गंवाए उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह तोता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर अनुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए व्यापारी से कहा कि अब वह अपनी गलती को समझे। इसके बाद व्यापारी ने अनुप्रिया से दिल से माफी मांगी और उसे अपने साथ घर वापस ले गया। प्यारे साथियों, शक वो दीमक है जो जड़ों को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। वो दीवारें जो कभी प्यार से खड़ी हुई थीं, शक की रेंगती चुप्पियों से चटकने लगती हैं। रिश्ते जो भरोसे की बुनियाद पर खड़े होते हैं, वहां जब शक की एक दरार भी आ जाती है तो वो धीरे धीरे उस नींव को ही खा जाती है। न कोई तूफान आता है, न कोई जोर से गिराता है, बस अंदर ही अंदर रिश्ता सड़ने लगता है। शब्द कम हो जाते हैं, नजरें चुराई जाने लगती हैं और जहां दिल धड़कता था वहां अब खामोशी सीने पर पत्थर जैसी लगती है। इसलिए रिश्तों को दीमक से बचाइए। हर सवाल से पहले एक बार दिल से सुनिए, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां भरोसा सबसे बड़ा उपहार होता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह नई कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।